प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र और विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का युवा कभी जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन आज वही युवा विकास को गति दे रहा है। युवाओं की पहुंच अंतरिक्ष तक है, उनके सामर्थ्य से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। युवाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भोगपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने इशारों में गांधी परिवार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले एक ही परिवार के लोगों के नाम पर एयरपोर्ट होता था, लेकिन अब इस परंपरा को खत्म करते हुए देश की महान विभूतियों के नाम पर हवाई अड्डों के नाम रखे जा रहे हैं। हमारी उड़ान योजना का कमाल है कि गरीब भी आज हवाई जहाज का सफर कर पा रहा है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राहुल गांधी ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि परिसीमन का मकसद तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है। ये बीजेपी की साजिश है। जो भी परिसीमन का समर्थन करता है वो तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा है और आरएसएस बीजेपी को तमिलनाडु पर हमला करने का मौका दे रहा है। किसी भी तमिल व्यक्ति को परिसीमन का समर्थन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का अहंकार ही बीजेपी की सरकार गिराएगा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी के लोग जनता के दंडवत होकर माफी मांगेंगे तो भी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता से किया हुआ वादा इन्होंने कभी नहीं निभाया। बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एंटी पेपर लीक बिल अब कानून बन चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद देर रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। नए कानून के मुताबिक अब भारत में पेपर लीक करने वाले आरोपियों को 10 साल तक की जेल से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने की सजा मिल सकती है। जांच एजेंसी को 2 महीने तक की समय सीमा में मामलों का जांच निपटाना होगा और 5 महीने में सजा पर फैसला होगा। एनएसए अजित डोवल को गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। अमित शाह ने कहा कि जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अजित डोवल को योगदान एक स्वर्णिम अध्याय होगा। मोदी सरकार ने जो भी अचीव किया है उसमें अजित डोवल का बहुत बड़ा योगदान है। अजित डोवल के योगदान से भारत की मजबूत विदेश नीति और ज्यादा मजबूत हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने देश के युवाओं को स्पेशल मैसेज दिया। एनएसए डोवल ने कहा कि युवा आज़ादी का सही मतलब समझें। आज़ादी का मतलब मनमर्जी करना नहीं। युवा देश हित के बारे में सोचें। निजी हित को छोड़ राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। अजित डोवल ने मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं से अपने आप को देश के लिए समर्पित करने की अपील की। संसद परिसर में साधु की वेशभूषा में प्रदर्शन करने के मामले में पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पप्पू यादव, राहुल गांधी और सपा सांसद अवधेश प्रताप के खिलाफ दिल्ली के थाने में शिकायत दी है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि पप्पू यादव ने सनातन का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी ने भी उनका साथ देकर सनातन का अपमान किया। हमने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। जल्द से जल्द इस मामले में जांच हो और कार्रवाई की जाए। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव नई मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली के बाद वाराणसी में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। साधु संतों की तहरीर पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल शुक्रवार को पप्पू यादव साधु की वेशभूषा में संसद आए थे। दान पात्र के साथ संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का नाटक किया। पप्पू यादव के इस ड्रामे को लेकर देश भर में साधु संतों में नाराजगी है। पंजाब कांग्रेस में जारी आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पटियाला में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वेडिंग के कार्यक्रम में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। बड़ी संख्या में चन्नी के समर्थक कार्यक्रम में पहुंचे और बीच प्रोग्राम में चन्नी जिंदाबाद और चन्नी लाओ, पंजाब बचाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। खास बात यह थी कि इस दौरान प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस योजना के तहत दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। रक्षाबंधन के दिन सरकार की पहली किश्त जारी होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जो हमने सरकार बनाते वक्त वादा किया था उसे आज पूरा कर रहे हैं। इस योजना से दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा बहनों को लाभ मिलेगा।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। शुक्रवार को कुलगाम के केलम इलाके में ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। पहले आतंकियों ने मजदूरों के नाम से पूछा, फिर उनके आधार कार्ड देखे और उसके बाद AK-47 से फायरिंग कर दी। हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हामिम मंडल की गर्लफ्रेंड को भी अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल एसटीएफ ने झारखंड से साहेबगंज से अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि हामिम की गर्लफ्रेंड भी जैश के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थी। हामिम मंडल जैश के इशारे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। चंडीगढ़ सेक्टर 42 में प्रॉपर्टी विवाद में एक वकील ने लाइसेंसी पिस्टल से महिला को गोली मार दी। महिला को गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर महिला पुलिस के साथ फ्लैट पर कब्जा छुड़वाने पहुंची थी। तभी वकील ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के मसूरी में 200 साल पुरानी कब्रगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय ने भारी आक्रोश जताया। थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक जमीन नगर पालिका परिषद की थी। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि 200 सालों से संपत्ति पर निर्माण था। अगर ये सरकारी थी तो अतिक्रमण पहले क्यों नहीं हटाया गया। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध साहूकारों और ब्याज माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 थाना इलाकों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति और भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने छापेमारी के बाद 321 किलो चांदी, 4 किलो से ज्यादा सोना और 37 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया। पुलिस बरामद दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क, गिरवी रखी गई संपत्तियों की जांच कर रही है। नागपुर में अवैध तरीके से गर्भपात की दवाइयां बेच रहे 2 मेडिकल दुकानों पर एक्शन हुआ है। नियमों के गंभीर उल्लंघन और अवैध बिक्री के चलते दोनों दुकानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छापेमारी के दौरान स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं मिली, जिन्हें धड़ल्ले से बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचा जा रहा था। दवा का स्टॉक कहां से लाया गया, इसकी बिक्री किन लोगों को की गई, इसकी संयुक्त जांच पुलिस और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट कर रहा है। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने 2 साल पहले हुई हत्या का खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों का 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी महिला पिछले 2 साल से परिवार को गुमराह कर रही थी कि पति ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। जब भी घर वाले फोन पर बात करने के लिए कहते तो महिला कोई न कोई बहाना बना देती। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र अपना निशाना बनाया है। 4 हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक को बंधक बनाया। कैश काउंटर से 20,000 रुपए और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश करने में जुटी है। बिहार के हादीपुर में आर्मी जवान और उसके पिता की हत्या के मामले में बिहार पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने 19 दिन के अंदर आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और उसके खिड़की दरवाजे समेत पूरे घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। 12 जुलाई को रास्ते विवाद को लेकर आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और पिता मुरारी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।